हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान आईक्यू पर। और गाइस, आज मैं आपको कराऊंगी सीटेट जुलाई 2019 के क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि उसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। इससे पहले मैंने सीडीपी की 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। साथ ही साथ सीटेट ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने अपलोड किए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ, वहाँ से देखें सीटेट सीडीपी या फिर सीटेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ईवीएस में मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही नहीं किया है बल्कि न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कराए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जितने भी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के फॉर्मूला वगैरह जो था सब कुछ मैंने उसमें समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आगे ये सीरीज़ मेरी कंटिन्यू रहेगी, तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये हम क्वेश्चन आंसर सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है बच्चे क्या होते हैं, मतलब बच्चे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज, लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, या फिर सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। या कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। या मतलब जो ये उद्दीपन और अनुक्रिया की संबंध की जो प्रक्रिया है, इसके थ्रू उनको कंट्रोल किया जा सकता है उनके बिहेवियर को। या दे कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। या फिर उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट देकर जो है उनको ठीक किया जा सकता है। तो देखिए ये तीनों जो हैं ये तो आपके बिहेवियरिस्ट हैं, ये आपका बिहेवियरिज्म है, सारा व्यवहारवाद है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीन पियाजे जो थे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, वो व्यवहारवाद से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। और व्यवहारवाद ने जो है बच्चों को एक पैसिव लर्नर बना के छोड़ दिया। उन लोगों ने कहा कि बच्चे को आप जैसी नॉलेज देंगे, जिस तरह की भी देंगे, वो वही सीखता जाएगा। मैंने जॉन लॉक पर एक वीडियो बनाई थी ब्लैंक स्लेट टैबुला रासा की, तो वहाँ से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि टैबुला रासा की जो जॉन लॉक की थ्योरी है, उन्हीं से इन व्यवहारवादियों ने अपनी एक तरह से सोच, जो धारणा है वो ली है। तो ये तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर है। वैसे अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पहला ऑप्शन पढ़ते ही आप बता सकते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कि अपने जो एनवायरनमेंट में बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्टिविटी करते हैं और नॉलेज को अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं स्कीम्स के थ्रू, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम की जितने भी प्रोसेस होते हैं जीन पियाजे ने दिए थे, और इनके थ्रू ही बच्चा जो है एक्टिवली अपनी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट। याद ध्यान रखिएगा, मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो चालक विकास की यहाँ पर बात हो रही है। येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम। तो जो हमारी जो मोटर डेवलपमेंट होती है, मतलब जो हमारा चालक विकास होता है कि आपके शरीर के जो भाग हैं वो किस तरह से काम करेंगे, जो बाहरी भाग दिखते हैं आपको, मोटर डेवलपमेंट वो किस तरह से होती है, कौन सा डेवलपमेंट का पैटर्न है। तो देखिए सेफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल, ये जो दोनों हैं ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम ये बेसिक हमारी डेवलपमेंट, पूरी बॉडी की डेवलपमेंट का एक तरह से ये बताते हैं कि किस तरह से प्रोसीड्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेफेलोकोडल में जो है ये बताया गया है कि डेवलपमेंट जो है वो टॉप टू बॉटम होती है, यानी कि पहले हेड जो है वो पहले डेवलप करेगा, उसके बाद शरीर के बाकी भाग। तो ये कहता है सेफेलोकोडल जो है ये कहता है, यानी कि आपका जो शीर्षगामी है, मतलब शीर्ष से, आप इस शीर्ष का मतलब भी समझ लीजिए, टॉप से मतलब हेड से स्टार्ट होगी। फिर प्रोक्सिमोडिस्टल की बात जो अधोगामी, ये कहता है कि जो हमारी बॉडी जो डेवलप करेगी वो इनवर्ड से आउटवर्ड, यानी कि अंदर की बॉडी का पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक जो है, ये जो बैक एरिया है ये पहले डेवलप करेगा, हैंड्स उसके बाद आएंगे, फिर फिंगर्स आएंगी। तो एक तरह से अंदर से बाहर की ओर। ऑप्शन 3 और 4 की बात करते हैं हम। तो देखिए ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, मतलब रिवर्स ही कर दिया दोनों ऑप्शन में। तो हमें बताना है कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट पहले होती है या फाइन पहले होती है, क्योंकि फ्रॉम टू फ्रॉम है, मतलब कहाँ से कहाँ तक डेवलपमेंट का जो मोड है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए ग्रोस मोटर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट यानी कि अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास जो होता है, इसका मतलब होता है कि जितने भी बॉडी के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, लेग्स हो गया या फिर आपका ट्रंक हो गया या फिर आपके हैंड्स हो गए, ये जो बड़ी मसल्स होती हैं, इनके मूवमेंट्स को जो है हम ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बच्चा कूदना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, वॉकिंग करना सीखता है, तो इसमें एक तरह से बड़ी मसल्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपकी होती है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। लेकिन जब हम फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि सूक्ष्म चालक विकास की बात हम जब करते हैं,
तो इसका मतलब है कि आपकी जो छोटी मसल्स होती हैं बॉडी में, उनकी जो फाइन ग्रिप होती है, जब आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है काफ़ी चीज़ों का, तब जाके आप जो स्किल्स डेवलप करते हैं तो उनको हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं या फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल पेंसिल पकड़ना बच्चा कैसे सीखता है, 5 उंगलियों की उसको ग्रिप चाहिए होती है, साथ ही साथ हैंड मूवमेंट्स की भी ग्रिप चाहिए होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन हो रहा है वहाँ पे। साथ ही साथ आइज को भी कंसंट्रेट करना पड़ता है, नेक मूवमेंट भी एक तरह से बच्चा संभालता है। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करता है और छोटी छोटी स्किल्स जो है वो डेवलपमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉय को मैनिपुलेट करना है, टॉय को उठाकर अपने हाथ में उठाकर उससे खेलना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को देखना है उठाकर, तो ये सब चीज़ें जो है फाइन मोटर स्किल्स की वो होती है। या फिर बच्चा कीबोर्ड पे टाइपिंग करना सीखता है, ये भी फाइन मोटर स्किल है। या फिर चॉपिंग करनी है नाइफ से, फॉर एग्जांपल चाकू से कुछ काटना है, तो ये भी आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो ये छोटी छोटी जो स्किल्स होती हैं जो आपको कोऑर्डिनेशन के थ्रू आती है, मतलब बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप कर सकते हैं, तो इनको हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। आपको पता होगा कि बच्चा पहले चलना उठना बैठना ये सब सीखता है, उसके बाद ही वो पेंसिल पकड़ेगा या ड्राइंग करेगा या लिखेगा। तो यानी कि ये जो फाइन मोटर स्किल्स हैं ये बाद में डेवलप होती हैं, लेकिन ये जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्किल्स हैं ये पहले डेवलपमेंट हो जाती हैं। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये अच्छे से। जैसे कि भागना दौड़ना चलना ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, जो जिसमें बड़ी बड़ी मसल्स की, लेग की, थाइस की मसल्स चाहिए, लेकिन आपके हैंड फिंगर्स की मसल्स होगी या लेग्स की फिंगर्स की मसल्स होगी, तो ये जो है आपकी फाइन मोटर स्किल के अंदर आती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, टाइपिंग करना हो गया, चॉपिंग करना हो गया, या फिर राइटिंग हो गया, या फिर आपका ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, तो ये सब फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, यानी कि आपकी जो वयस्कता की संक्रमण की पहल जो होती है वो कहाँ से होती है। देखिए मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल, एंड चाइल्डहुड, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बचपन ही आप लगा लीजिए, एक तरह से बच्चा होता है। एडोलोसेंस जो कि ये टीनेजर्स होते हैं, ये एडोलोसेंट्स ही होते हैं। तो इसके बाद डायरेक्ट आपकी अडल्टहुड की जो स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है अडोलोसेंस, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा अडोलोसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A child argues that हिंज जो है ये देखिए मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी आ गई है यहाँ पे कोलबर्ग की। तो ए चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंज शुड नॉट स्टील द ड्रग, मतलब हाइंज, उन्होंने जो कोलबर्ग थे उन्होंने हाइंज डायलेमा दिया था एक तरह से। हाइंज एक इंसान है उनका जो भी है, वो कह रहे हैं कि उसकी बीवी बीमार है, उसको एक ड्रग की ज़रूरत होती है। तो ये पूरी स्टोरी मैं आपको, चलिए मैं सुना देती हूँ कि ये जो हाइंज था इसके पास एक ऑप्शन, बहुत गरीब इंसान है, इसकी बीवी बीमार हो जाती है, उस जिस बीमारी से वो ग्रस्त है उसके लिए एक पर्टिकुलर दवाई आती है, लेकिन दवाई बहुत महंगी है, हाइंज के पास पैसे हैं नहीं, तो हाइंज को क्या करना पड़ेगा। तो हिंज क्या करेगा कि वो या तो दवाई चोरी कर ले या रिक्वेस्ट करे दवाई दुकानदार से, लेकिन सपोज अगर दुकानदार भी मना कर दे कि नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, अगर दवाई उसको जल्दी से जल्दी नहीं मिली तो उसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये इस तरह का डायलेमा जो है कोलबर्ग ने क्रिएट किया था बच्चों के लिए। तो इसमें कोलबर्ग कहते हैं कि बच्चे क्या क्या सोचते हैं हर एक लेवल पे, उन्होंने काफ़ी इस पे मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी बच्चों से पूछताछ की, तब वो अपनी उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है पूरी डेवलप की थी। तो ये हाइंज डायलेमा इसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस है ये। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। अब बच्चा कह रहा है भाई दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है, बच्चे के तर्क हैं ये। तो कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है। अब कोलबर्ग ने टोटल जो है इसकी 3 टोटल स्टेजेस दी थी। कोलबर्ग ने जो नैतिक मॉरल विकास की 3 स्टेज थी और इनकी टोटल दो सब स्टेज थी, तो टोटल उसकी स्टेजेस हो गई 6। तो कोलबर्ग की 3 स्टेजेस थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल। तो 3 स्टेजेस थी और उनकी 2 सब स्टेज थी, तो टोटल आप कह सकते हैं कि 6 स्टेजेस थी। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन की। इसमें देखिए बच्चे छोटे होते हैं, उनको क्लास में पता है कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, या फिर बड़े हमें कहते हैं कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, तो ये सब क्या होते हैं, ये एक डर होता है बच्चे के दिमाग में कि अगर आप ये इनके खिलाफ जाओगे, अगर सपोज आपने क्लास में चोरी कर ली, आपने काम नहीं किया या आपने कोई गलत हरकत कर दी, तो टीचर आपको पनिशमेंट देगी। तो ये था बेसिकली
इस यहाँ पर जो चाइल्ड है वो पनिशमेंट और ओबीडियंस की स्टेज पे है। मतलब अगर उसने चोरी कर ली तो वो गलत हो जाएगी, और गलत बात के लिए तो हमेशा पनिशमेंट मिलती है। तो इसलिए बच्चा अभी थर्ड, ये जो फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इस स्टेज पर है। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास की स्टेज पर जो कोलबर्ग है। देखिए कोलबर्ग की थ्योरी मैं आपको डिटेल में जल्दी ही करवाऊंगी, उसकी भी वीडियोस में अपलोड करूंगी, बिल्कुल डिटेल में मैं आपको थ्योरी कराऊंगी। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से कर रहे हैं, मतलब अपने आप से जब बातें करते हैं बच्चे खेलते हुए या कुछ भी करते हुए, कोई एक्टिविटी करते हुए अपने आप से बातें करते रहते हैं, आपने ज़रूर ऑब्जर्व भी किया होगा। तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको लेव वाइगोत्स्की ने उनको क्या बोला, ये जो डायलॉग अपने साथ करते हैं बच्चे, ईगोसेंट्रिक स्पीच बिल्कुल भी नहीं, ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था इसको पियाजे ने कहा था कि एक तरह से बकवास स्पीच होती है, ये बच्चे का ईगोसेंट्रिक नेचर दिखाती है कि बच्चा जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है या उसकी अपनी सोच का दायरा होता है, दूसरों की सोच के दायरे तक वो नहीं पहुंच सकता है। तो ये पियाजे ने कहा था इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच। प्राइवेट स्पीच, अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी हुई है तो देखिए ये आप देखते ही क्वेश्चन का जो है आंसर आप बता सकते हैं इसमें। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 यानी कि प्राइवेट स्पीच। इसको वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता की संज्ञा दी थी, जो कि डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। और देखो वाइगोत्स्की की थ्योरी की पूरी प्रॉपर 3 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं गाइज, और आप वहाँ से देखिए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये प्राइवेट स्पीच का रोल ऑफ लैंग्वेज करके मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद डिस्टॉर्टेड स्पीच और प्रॉब्लमैटिक स्पीच, ये तो बोला ही नहीं था, तो बता दिया। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो पियाजे ने माना था इसको, और प्राइवेट स्पीच जो है वाइगोत्स्की मानते थे इसको। तो ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स विद स्पेसिफिक सेक्स इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट। तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये किस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है। देखिए जब बचपन में बच्चों के खिलौने जो हैं, उनके कपड़े जो हैं, कपड़ों का रंग होता है या फिर कोई भी आदत होती है, उनको एक स्पेसिफिकली असाइन कर दिया जाता है लड़के और लड़कियों के बीच। फॉर एग्जांपल अगर खिलौने में एक गुड़िया हो गई, किचन का सेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लड़कियों के लिए होंगी। लड़का है तो गुड़िया से नहीं खेलेगा, वो उसके लिए गुड्डा ही आएगा या फिर गुड्डा आएगा, उसके साथ साथ एरोप्लेन, मोटर बाइक्स, ये सारे उसके खिलौने होंगे। लेकिन लड़कियों के खिलौने डॉल से होंगी। मतलब डॉल से लड़का तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकता, ये तो सोचिए, आपने खुद महसूस भी की होगी। साथ ही साथ ब्लू कलर को बॉयज़ का कलर असाइन कर दिया जाता है, पिंक कलर को लड़कियों का कलर असाइन कर दिया जाता है, रोने की आदत को लड़कियों के लिए असाइन कर दिया जाता है, ज़्यादा बातें करने की आदत को भी लड़कियों के लिए असाइन कर दिया जाता है। तो ये जो एसोसिएशंस क्रिएट होती हैं, ये पार्ट होता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का। मतलब अब ये ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फैक्टर तो है ही हमारे बीच डिफरेंस का, लेकिन जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जब आप जेंडर रोल्स किसी को प्रोवाइड कर देते हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर जेंडर के हिसाब से आपको ये बिहेवियर करना है, आपकी ये चीज़ें होंगी, आपको इस तरह से बिहेव करना है, तो ये एसोसिएशंस क्रिएट कर दी जाती हैं और इन्हीं को बोलते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंस दैट चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, मतलब सपोज बच्चा है या बच्ची है, मैं आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि जब भी कोई बच्चा स्कूल में आता है तो वो आपको क्या लगता है, वो खाली उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं होती। नहीं, उसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, एक पूरा पिटारा होता है उसकी नॉलेज का, उसकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसके पास, जिसकी हेल्प से वो बाकी चीज़ों की समझ बनाता है। तो जब बच्चा आता है अपने एक्सपीरियंसेस लेकर, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे, उन्हें अस्वीकार कर देंगे, डिनाई कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे, या फिर बिल्ड ऑन, उन्हें शामिल कर उनका संचय करेंगे। तो ऑब्वियसली इसका तो डायरेक्ट आंसर है कि बिल्ड ऑन। ये सारे तीनों नेगेटिव आंसर्स हैं, तो ये तो पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 7th का ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या चाहिए, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। बिल्कुल नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन्स करेंगे कि ये अच्छा लड़का है, ये गंदी लड़की है, या फिर ये तो तू तो नालायक है एकदम, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी टीचर को नहीं करनी है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ये भी नहीं है। आप अगर एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल आप एक हिंदू रिलीजन के बच्चों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम्स को नहीं दे रहे हैं, या फिर मुस्लिम्स को ही दे रहे हैं, हिंदू को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये एक संस्कृति हो गई या समुदाय हो गया, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास हर तरह का, हर कम्युनिटी से बच्चा आएगा और आपको हर बच्चे को अपनी क्लास में इंक्लूसिवली उसको पढ़ाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि यही कहती है कि हर एक बच्चा जो है अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है और आपको हर बच्चे को समान नज़रिए से देखना होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता और विविधता की अनदेखी करेगा। अब देखिए इसमें और सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है। विविधता की अनदेखी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। देखिए
संस्कृति विभिन्नता और विविधता की अनदेखी करेगा, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस होंगे, इस बात को आपको माइंड में रखना है और ये आपके लिए एक चैलेंज है और आपको इस चैलेंज को उसको अपनी एक्टिविटी में बदलना है। जो डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं उनकी एक्टिविटी, वो उनके वेशभूषा हो गया, उनका खान पान हो गया, आप एक तरह से हर बच्चे को समझा सकते हैं। इससे क्या होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी, आपकी क्लास जो है बिल्कुल डाइवर्स होती है तो डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट जो है आप यहाँ से करा सकते हैं, तो ये भी गलत होगा। अनदेखी नहीं करनी चाहिए विविध संस्कृति की, बल्कि उनको यूटिलाइज करना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जो आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसके अंदर आप बच्चों के सांस्कृतिक जो बच्चे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, आप उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करके सारे बच्चों की समझ को इकट्ठा कीजिए और उनको बच्चों को समझाइए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें है, इसमें ये बोला गया है थर्ड क्वेश्चन में कि आप इग्नोर करेंगे, कोई कल्चरल डाइवर्सिटी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो नहीं, ये भी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है, यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, महत्व देती हैं, और ये आपका लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। आपको ये दिखाना होगा बच्चे को कि हाँ, हम आपको महत्व देते हैं अपनी कक्षा में, आप जो भी बात करेंगे उसको भी महत्व दिया जाएगा, आप सभी बच्चों के समान है, तो हर एक बच्चे को ये सेटिस्फेक्शन जो है टीचर को देना पड़ेगा। तो ये फोर्थ इसका जो है राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। तो ये क्या एडवोकेट करता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, तो इसमें कौन सी चीज़ है, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, सेग्रीगेशन या मेन स्ट्रीमिंग। देखिए चारों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। सेग्रीगेशन क्या है मैं आपको समझाती हूँ। पहले क्या हुआ था, अलगाववाद था, एक तरह का पृथक्करण था, जब बहुत पुराने ज़माने की बात है। जब पहले क्या हुआ कि हर तरह के बच्चे जब स्कूल में आ रहे थे तो लोगों ने ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट किया, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, कि ये तो पढ़ते ही नहीं है, इनको हम कैसे पढ़ाएंगे। अगर कोई डिसेबल बच्चा आ रहा है या डिफरेंट कम्युनिटी से आ रहा है तो साफ मना कर दिया जाता था और बच्चों का पृथक्करण कर दिया जाता था। तो ये बिल्कुल भी एक अपने आप में अच्छा प्रोसेस नहीं था, तो ये तो आप कैंसिल ही कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो है मेन स्ट्रीमिंग आया। मेन स्ट्रीमिंग में ये बोला गया कि ठीक है, आप इन बच्चों को भी इंक्लूड कर लीजिए बस, लेकिन अब इंक्लूड कर लिया है तो अब देख लीजिए, बैठ सकता है बच्चा, पढ़ सकता है, पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो उसकी मर्जी। इस टाइप की मेन स्ट्रीमिंग की बात थी कि आप मुख्य धारा में तो उसको ले आए हैं, लेकिन आपने अपने सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं किया, उसके लिए आपने कुछ स्पेशल एफर्ट्स कुछ भी नहीं किए, तो ये भी राइट टू एजुकेशन नहीं कहता है। उसके बाद आई इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में ये कहा गया कि ठीक है, आप बच्चों को लेके आइए, हम सब बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाएंगे, एक ही क्लास में पढ़ाएंगे, एक ही एनवायरमेंट में पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे को खुद को बदलना पड़ेगा, सिस्टम नहीं बदलेगा। मतलब बच्चा खुद अपने अरेंजमेंट्स करेगा कि वो कैसे पढ़ेगा, किस टाइप से पढ़ेगा, ये बच्चे के पेरेंट्स को या बच्चे को ही देखना पड़ेगा, हम सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आया इंक्लूसिव एजुकेशन, जो है इंक्लूसिव एजुकेशन अभी रीसेंट है बिल्कुल। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कहता है कि अब बच्चा आ रहा है, सभी तरह के बच्चे आएंगे, डिसेबल बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, बच्चे को नहीं बदलना पड़ेगा। सिस्टम कैसे बदलेगा, आप रैंप बनवाएंगे स्कूल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, उसको आप स्पेशल एजुकेटर टीचर्स रखेंगे उसके लिए, मतलब उसके लिए स्पेशल जितनी भी सुविधाएं हैं वो मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस देगी, वो हमारी गवर्नमेंट्स देंगी। मतलब बच्चा अपने आप को नहीं बदलेगा, आप सिस्टम को चेंज कीजिए ताकि बच्चा जो है वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए फॉर एग्जांपल एक डिसेबल बच्चा है जो चल नहीं सकता है, तो उसके लिए आप सीढ़ियाँ नहीं, आपको रैंप बनवाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चेंज लाना पड़ेगा, टीचिंग स्ट्रैटेजीज में आपको चेंज लाना पड़ेगा, टीचर्स के एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है। तो इसका सही ऑप्शन होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि RTE 2009 जो है इस चीज़ की वकालत करता है। उसके बाद है नेक्स्ट कि यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अभी मैंने आपको समझाया बिल्कुल, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है, मतलब राइट टू एजुकेशन बन चुका है तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। और ये सारे जो हैं, ये मेन स्ट्रीमिंग और ये स्पेशल एजुकेशन, ये एक ये इसका एक्चुअली इंक्लूजन जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर आते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग भी कर दी आपने, मुख्य धारा में आप ले आए बच्चों को, ठीक है। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद मल्टी कल्चरल एजुकेशन भी दी जा रही है, लेकिन ये सब पार्ट किसका है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ये पूरी फिलॉसफी जो है वो इंक्लूजन की फिलॉसफी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको मैच करना है, ये आपको दो चीज़ें दी गई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। गिफ्टेड, लर्निंग डिसेबल्ड, क्रिएटिव और अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये ADHD ऑर्डर जो है ये बताना है। तो देखिए गिफ्टेड क्या होता है, मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया था। गिफ्टेड का मतलब है कि गिफ्टेड टर्म आ गई कि आप जो प्रतिभाशाली है, तो कोई ना कोई प्रतिभा आपके अंदर जन्मजात भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, सिंगिंग का जो टैलेंट है वो एक गिफ्टेड टैलेंट है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी कोई भी हो सकती है। उसके बाद क्रिएटिव मतलब आप कितने इनोवेशन कर सकते हैं, कितने ओरिजिनल आइडियाज़ आप लेकर आ सकते हैं, आप एकदम से आपका नया आइडिया, तो वो क्रिएटिविटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप नया म्यूज़िक लॉन्च कर दिया आपने, सपोज जो पहले से म्यूज़िक चल रहा है उसके हटकर आपने एक नया म्यूज़िक अपना ही लॉन्च कर दिया, तो वो क्रिएटिविटी हो जाएगी। उसके बाद अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो अटेंशन है वो आप उसको एक तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बच्चा जो है ध्यान नहीं दे पाता है, कभी उसका ध्यान इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो उसका जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उसका नहीं होता है, मतलब वो अटेंशन दे ही नहीं पाता है किसी चीज़ में। तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी में चाइल्ड रहता है, या तो एग्रेसिव हो जाता है कई बार बहुत ज़्यादा, या कई बार बिल्कुल भी मतलब और चीज़ें हरकतें करता रहेगा लेकिन पढ़ाई पे उसका फोकस ही नहीं होता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो देखिए तो मैच करते हैं। तो गिफ्टेड क्या होगा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लैक रीडिंग फ्लुएंसी। तो ये एक डिसेबिलिटी है कि आपको रीडिंग फ्लुएंस्ड नहीं है, आप फ्लुएंसी नहीं है आपको, आप तोड़ तोड़ के या स्टैमर करके पढ़ रहे हैं, तो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है कैन थिंक ओरिजिनल या इनोवेटिव सोच जो है ये क्रिएटिविटी से लिंक है। जब भी ओरिजिनल या इनोवेटिव थिंकिंग आए तो आप आंख बंद करके क्रिएटिव पर लगा दीजिए ऑप्शन टिक, क्योंकि क्रिएटिव का मतलब ही होता है ओरिजिनलिटी और इनोवेशन। उसके बाद है नेक्स्ट एबिलिटी टू लर्न टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो इजीली डिस्ट्रैक्ट कौन हो जाता है, ADHD चाइल्ड, डिस्ट्रैक्ट बहुत आराम से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी। तो ये होती है गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर, इंडिपेंडेंट होता है, गिफ्टेड होता है, अपना खुद का टैलेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑप्शन। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, फर्स्ट का D हो गया, सेकंड का A हो गया, थर्ड का B और फोर्थ का C हो गया। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली। तो बच्चे प्रभावी रूप से कब पढ़ते हैं, तो ऑप्शन पढ़ देती हूँ। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नियंत्रित वातावरण में तो बच्चा डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद कर ले, रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं, रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल भी आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वे शाम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे हुए उत्तरों की नकल कर दे, तो ये भी पैसिव लर्निंग होती है, इसमें एक्टिव लर्निंग तो होती ही नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। सक्रिय रूप से भाग लेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, तभी तो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और तभी अपनी नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आंसर जो फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास। तो बच्चों को क्लास में क्या करना चाहिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोकना चाहिए, ये तीनों तो कुछ भी नहीं करना चाहिए इनमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट कि हमेशा बच्चे को एनकरेज कीजिए कि वो क्वेश्चन पूछे। देखिए बच्चा जब क्वेश्चन पूछेगा तभी उसके डाउट जो हैं क्लियर हो पाएंगे। आप चुपचाप बच्चा बैठा रहेगा, जो आप बोल रहे हैं सुनता रहेगा बस, तो वो तो जस्ट एक हियरिंग हुई, उसमें लिसनिंग तो हुई नहीं। जब बच्चा लिसनिंग करता है तो वो क्वेश्चन भी ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। तो देखिए जो आपकी निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो मतलब एक प्रॉपर मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, पहला ऑप्शन देखते ही आप टिक लगा दो, क्योंकि मेमोराइजेशन और बार बार याद करो और लो मेमोराइज कर लो, रट्टा मारो, तो रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी इससे आपको मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, कंसेप्ट्स आप इससे ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और रिपीटिशन अलग चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के सम की प्रैक्टिस करना, उनको आप याद करने में और उनकी प्रैक्टिस करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही या ज़्यादा आप जो है सफल होंगे। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हो गए, बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन, ये भी ज़रूरी होती है। अगर आपको अच्छे से डायरेक्शन नहीं मिलेगी टीचर की बच्चों को, तो वो कैसे करेगा, वो आगे बढ़ेगा कैसे। आपने ZPD का नाम सुना होगा, इनसे काफ़ी बच्चा इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, एक्सप्लोर करेगा, चीज़ों को छुएगा, देखेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स की एक्टिविटी दे सकते हैं, EVS की एक्टिविटी दे सकते हैं जिसमें एक्सप्लोरेशन चाहिए बच्चे को, ब्लॉक्स के साथ कर सकता है, या फिर वो एडिशन की एक्टिविटीज़ हो गई, तो इस तरह से। और इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सब इंटरेक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन कि मेमोराइजेशन और रिकॉल जो है वो हेल्प नहीं करता मीनिंगफुल लर्निंग में।
नेक्स्ट है, व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीफ अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज़ द स्टूडेंट्स, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, मतलब पॉजिटिव थॉट्स होते हैं बच्चे के मन में टीचर को लेकर, तब विद्यार्थी क्या करता है, सीखने के लिए उत्सुक व प्रेरित रहता है। तो बिल्कुल सही है भाई, जब तक टीचर से डरता रहेगा बच्चा तो क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, हिचकेगा, अगर टीचर कुछ गलत भी कह रहा है तो चुपचाप सुन लेगा और उसको सही मान लेगा, क्योंकि डरता इतना है कि टीचर की बात को फॉलो करेगा। देखिए, डर से भी फॉलो करते हैं लोग बात, लेकिन डर की वजह से क्या होता है, आप सही और गलत दोनों बातों को फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि आप डरते हैं तो आप सही भी फॉलो करेंगे और गलत भी फॉलो करेंगे, तो इसलिए इससे प्रेरणा तो मिलेगी नहीं। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है, सीखने के लिए उत्सुक होगा और प्रेरित भी रहेगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो ये तो हो ही जाएगा गलत। उत्साह भंग हो जाता है, वे दबाव में आ जाते हैं, ये भी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो देखिए, ये तीनों तो बिल्कुल गलत हैं। ये तो अगर कोई टीचर बहुत डेंजरस टीचर है बच्चों के लिए, तो ही बच्चे जो हैं इस चीज़ में आएंगे कि वो डर जाएंगे या फिर दबाव में आ जाएंगे। लेकिन अगर एक अच्छा टीचर है, एक पॉजिटिव टीचर है उनके लिए, तो ऑब्वियसली वो ईगर होंगे और मोटिवेटेड होंगे लर्न करने के लिए। और देखिए, आपने सुना होगा एसोसिएशन भी होती है। अगर सपोज बच्चा मैथ्स से डरता है और मैथ्स का टीचर भी खतरनाक हो जाता है, तो मैथ्स फिर बच्चे को आएगा ही नहीं, बच्चा मैथ्स से भी डर जाएगा कि एक तो मैथ्स से डरता हूँ, ऊपर से टीचर भी इतना खतरनाक है। और दूसरा तरीका भी हो सकता है, अगर टीचर बहुत खराब मिल गया, सपोज हिंदी का ही सब्जेक्ट है, तो बच्चा हिंदी के सब्जेक्ट से भी हेट करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज वो एसोसिएशन क्रिएट कर लेता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। तो गाइज, ये 15 क्वेश्चंस थे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए अगले 15 क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।